हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सब करते हैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, है ना। पिछले 2 दिनों से हम किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का सेशन नहीं ला पाए थे। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए 12, 13 एंड 14 ऑफ फेब का करंट अफेयर्स लेकर। तीनों दिन की आज हम बात करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन सब की बात करेंगे। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कारण से कभी कोई सेशन नहीं आ पाता है तो बिल्कुल उन चीजों को आपके लिए कवर किया जाएगा। ओके, आप दिल थाम के हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बात करेंगे हमारे अगले कुछ बैचेस की, जो हम शुरू कर रहे हैं हमारे यूट्यूब, हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन पर। क्या है, एक एसएससी का बैच, एलडीसी राजस्थान हाईकोर्ट का जो एलडीसी का बैच है, इसके अलावा बीएसटीसी के लिए हमारे यहाँ पे 15 फेब से यानी कल से, मंडे से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मकराना के आसपास से बिलोंग करते हैं और इनमें से आप किसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको तलाश है ऑफलाइन कोचिंग की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। अगर आप व्हाट्सएप से के द्वारा हमसे जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप से भी हम आप क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 15 ऑफ फेब से हमारे यहाँ पे, यानी कि कल से ही हमारे यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएगी। बिल्कुल पूरा पाठ्यक्रम के साथ संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और उसके साथ साथ आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। ओके, फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका कोई भी चीजें आपसे छूटे ना। हमने नई सीरीज शुरू की है, पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें क्या कर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको इंग्लिश की पहली वीडियो भी मिल जाएगी। जो क्वेश्चंस इंग्लिश के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। ठीक है, 2 क्लासेस ज्योग्राफी की हो चुकी है, एक हिस्ट्री की हो चुकी है, और रेगुलर बेसिस पे ये जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि इनको हम खत्म कर देने वाले हैं। जैसे एसएससी के प्रीवियस ईयर खत्म होंगे, हम यूपीएससी का लेके आने वाले हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल नो टेंशन होके आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ये तो हमारी एक शुरुआत है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पे, है ना। तो आप जुड़े रह सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं हमारे ऊपर, और अपनी तैयारी में हमारा कुछ योगदान अगर बन सके तो हमें खुशी होगी। आप हमें चुन सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हमारी न्यूज की, इंपोर्टेंट न्यूज की, क्योंकि 3 दिन का करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं। कुछ ज्यादा हेडिंग्स है जिन्हें हम कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा रहे, लेकिन चीजें आपको उसी तरह से समझाई जाएगी जिसके लिए हम जाने जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की। हमने पिछली बार, मतलब मैं पिछले सेशंस में ये बात की थी कि आईसीसी ने अपना नया एक अवार्ड लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा कि वो प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित करेगा। पहले क्या होता था, प्लेयर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता था साल में एक बार। अब हर महीने 2021 से प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाएगा, एक मेंस प्लेयर, एक मेंस और एक वुमेन्स में। ठीक है, तो इस बार का जनवरी 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस में सिलेक्ट किया गया है, तो ऋषभ पंत को उन्होंने चुना है प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 के लिए। भारत के हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ के हैं ऋषभ पंत? ऋषभ पंत उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। कभी डीप जाता है तो खिलाड़ी का राज्य भी एग्जामिनर पूछ लिया करता है। मेंस में पता चल गया ऋषभ पंत है। वुमेन्स में कौन है जिसको मिला है? तो वुमेन में आपको नाम ध्यान रखना है शबनम इस्माइल का, शबनम इस्माइल। और शबनम इस्माइल कहाँ की क्रिकेटर है? ये दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर है, दक्षिण अफ्रीका के लिए ये खेलती हैं, है ना। तो आपको पता रखना है मेंस में कौन है प्लेयर ऑफ द मंथ 2021, जनवरी 2021 के लिए ऋषभ पंत हो गए, और वुमेन में कौन हो गया? शबनम इस्माइल, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? दक्षिण। अलावा बात करेंगे आईसीसी की अगर, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। ओके, इसके अलावा बात करें आईसीसी के चेयरमैन की या अध्यक्ष की, तो ग्रेग बार्कले, सॉरी, ग्रेग बार्कले, ये है आईसीसी के अध्यक्ष। और अगर सीईओ की बात करें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक इंडियन है, मनु साहनी आईसीसी के सीईओ है। बार्कले कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के। देखिए, जब न्यूजीलैंड की बात आई तो एक बात आपको बताता चलूं कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रॉस टेलर, से खिलाड़ी बन गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट का मतलब टेस्ट में,
टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस एंड T20 में, तीनों फॉर्मेट में 100 कम से कम मैच इन्होंने खेले हैं। तो तीनों फॉर्मेट दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले हेडिंग की तरफ, और वो क्या है? हरियाणा ने समझौता किया है स्विट्जरलैंड के साथ। एमओयू हम किसे कहते हैं? ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं समझौता हुआ है। तो हरियाणा के साथ समझौता किया है, और वो किस क्षेत्र में किया है? तो पर्यटन विकास के लिए, पर्यटन, डेयरी और कौशल विकास के लिए, इन चीजों के लिए हरियाणा ने क्या किया है? इनके स्विट्जरलैंड के साथ एक समझौता किया है, इन सब के प्रशिक्षण के लिए, इनकी ट्रेनिंग यहाँ के लोगों को मिले स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो ये काम किया है अभी हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा के अगर सीएम की बात करेंगे तो हरियाणा के सीएम कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है। मनोहर लाल खट्टर। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो ये ओके। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म बताता हूं हरियाणा के, वो आप याद रखेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तो है आशा पे, दूसरा नाम ध्यान रखोगे आप ग्राम दर्शन। ये दो डिजिटल प्लेटफॉर्म से इंपॉर्टेंट है। एक योजना बताता हूँ हरियाणा की, तो आप ध्यान रखोगे महिला एवं किशोरी, महिला एवं किशोरी। इस योजना के अंतर्गत वहां की महिला और बालिकाओं को क्या किया जाएगा? फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि स्वच्छता उनके साथ बनी रह सके। ठीक है, फिर बात करते हैं एक अगली योजना की, सीएम यानी मुख्यमंत्री दूध एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत। ये एक इंडेक्स आया था हमारे भारत में, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। उसमें जो नंबर 1 राज्य रहा था हमारे भारत का, वो रहा था हरियाणा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको पता रखना है बर्न। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ का जिनेवा करें या UNHCR की बात करें, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट शहर है। आगे बढ़ेंगे। 50वां रोटरडेम अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, और उसमें टाइगर पुरस्कार अगर ना पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। तो जो रोटरडेम फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार को क्या कहा जाता है? टाइगर पुरस्कार के नाम से सम्मानित किया जाता है। और टाइगर पुरस्कार किसको? मूवी है पेबल्स, मूवी का नाम है पेबल्स। और पेबल्स मूवी इसलिए हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये तमिल भाषा की भारतीय मूवी है। पहली बात, कौन सी भाषा की है? तमिल भाषा की। इसके अलावा इसके डायरेक्टर अगर आपसे पूछेंगे तो आपको पता रखना है, इसके डायरेक्टर है विनोद राज, विनोद नहीं है, ध्यान रखना, विनोद है, विनोद राज PS। ये है पिक, आपको नजर आ रही है पोस्टर की पिक, और ये स्टार कास्ट इनकी यहाँ पे है। ठीक है, तो टाइगर पुरस्कार किसे मिला है? पेबल्स को। डायरेक्टर कौन है? विनोद राज। कौन सी भाषा की मूवी है? तमिल भाषा की। इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर बात करेंगे एक बुक की, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। राजस्थान में पार्लियामेंट्री मैसेंजर, ये बुक किसने लिखी है? KN भंडारी ने। नाम ध्यान रहना चाहिए, बुक का नाम ध्यान रहना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लेगा। रूस ने क्या किया है? रूस ने अभी घोषणा की है, सार्वजनिक की है घोषणा कि रूस मार्च महीने में, मार्च 2021 में बहुत सारे देशों के, काफी देशों के कुल मिला के 40 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। सैटेलाइट्स हम उपग्रह को कहते हैं। और इन 40 सैटेलाइट्स के लिए वो क्या करेगा? कौन से रॉकेट को यूज करेगा? तो ध्यान रखो सोयूज है, और इस मिशन के लिए रूस यूज करेगा सोयूज 2 रॉकेट को। ठीक है, तो रॉकेट के बारे में भी आपको पता हो। रूस की अगर स्पेस एजेंसी की बात करेंगे तो रूस की स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस, इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है आपको। फिर अगर रूस की कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल है मॉस्को। कैपिटल के अलावा फिर करेंसी देखेंगे तो करेंसी होती है रूस की रूबल। और प्रेसिडेंट की अगर बात करें, इंपोर्टेंट पर्सन है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा अगर वहां की पार्लियामेंट भी अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को हम कहते हैं ड्यू, आपको पता रखनी चाहिए। ओके, अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, और वो क्या है? वॉर ऑन ड्रग्स, यानी ड्रग्स के खिलाफ
एक लड़ाई, एक युद्ध, ये अभियान चलाया किसने? मणिपुर की सरकार ने। ये बात आपको पता होनी चाहिए, वॉर ऑन ड्रग्स अभियान किसने चलाया? मणिपुर सरकार ने। मणिपुर की बात करेंगे तो कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल नाम आया तो आप ध्यान रखेंगे, इम्फाल में एक परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, थोबल बांध परियोजना। ओके, तो थोबल बांध कहां बन रहा है? इम्फाल में बन रहा है, जो मणिपुर की राजधानी है। सीएम की अगर आप बात करोगे तो सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम हैं। फिर अगर गवर्नर आप देखोगे तो श्रीमती नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला हो गई यहाँ की गवर्नर। ओके, कुछ त्योहार बताता हूँ मणिपुर के, जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए त्योहार, आप ध्यान रखोगे। एक त्योहार है संगई, संगई त्योहार है, इंपोर्टेंट है। दूसरा एक आता है लाई हराओबा, लाई हराओबा, ये है। और एक अभी न्यूज में था, करंट में न्यूज में था, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, चेरी ब्लॉसम माओ, चेरी ब्लॉसम माओ। ये 3 त्योहार है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है चीजें। एक तुर्की सरकार ने, वो है एम पेंशन, एम पेंशन एफ, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एलन बॉर्डर मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? एलन बॉर्डर मेडल किसको दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दिया जाता है। पहली बात, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना। और वो भी कौन? मेल क्रिकेटर। क्रिकेटर में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहा ऑस्ट्रेलिया का, जिन्हें एलन बॉर्डर अवार्ड मिला? तो ये है स्टीव स्मिथ, नाम आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और नाम आपको ध्यान रखना है, फीमेल क्रिकेटर को कौन सा दिया जाता है? वो बेलिंडा क्लार्क, बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। और ये किसको मिला इस बार? ये मिला है बेथ मूनी को, बेथ मूनी को। ओके, आगे बढ़ेंगे अगली हेडिंग की तरफ। और यूएनएचआरसी में शामिल होगा फिर से अमेरिका। हम जानते हैं कि ट्रंप के समय अमेरिका बहुत सारी चीजों से बाहर हो गया था, तो यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में अमेरिका फिर से शामिल होगा। अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जो बिडेन है, जो बिडेन। और इनकी 2 बुक्स आपको ध्यान रखनी है, इनकी बुक्स एक तो प्रोमिस मी डैड, प्रोमिसेस टू कीप। इसके अलावा इनके बेटे हैं, उनका नाम है हंटर बिडेन, हंटर बिडेन। एक बुक उनकी भी अभी आई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान रखोगे, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये बुक उनकी थी, खूबसूरत चीजें, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूएनएचआरसी की बात करेंगे तो यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। और इनके प्रमुख की अगर बात करेंगे तो आप ध्यान रखोगे, यूएनएचआरसी की प्रमुख हैं नुजहत शमीम। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं फिजी से। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। आईआईटी खड़गपुर ने कीट नियंत्रण उपकरण बनाया है, जिससे खेतों में जो कीटों के द्वारा नुकसान होता है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। ये उपकरण कैसे चलेगा? ये सौर ऊर्जा से। ओके, आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ चीजें याद रखो बंगाल में। ओके, ध्यान रहेगा, हुगली जिले में हुई है, हुगली जिला। और इसके अलावा एक योजना ध्यान रखो, स्वास्थ्य साथी योजना, कहां की है? पश्चिम बंगाल की। आगे बढ़े, अगली हेडिंग है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021। तो पहली बात, ये जारी कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इंडिया एनर्जी आउटलुक जारी किस कौन करता है? तो जारी करने वाली संस्था है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इसने क्या कहा? भारत अमेरिका और चीन के बाद में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा, ऊर्जा का 3rd सबसे बड़ा उपभोक्ता। अभी उपभोक्ता अभी है यूरोपियन यूनियन, जिसमें एक देश नहीं है, यूरोप के 27 देश मिलके ये तीसरे नंबर पे हैं। और 2030 तक हम यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ के ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोक्ता बन जाएंगे। ठीक है, ये बात कह रहा है इंडिया एनर्जी आउटलुक, जिसे जारी किया अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ओके, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस में। स्थापना की अगर बात करते हैं तो स्थापना हुई थी इसकी 1974 में। ओके, भारत का अक्षय ऊर्जा लक्ष्य यानी भारत अपनी कुल ऊर्जा का कुछ हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना चाहता है, वो कितना है? तो 75 गीगावाट है। कब तक? 175 गीगावाट है 2022 तक, और गवर्नमेंट चाहती है कि 450 गीगावाट हमारी रिन्यू 30 तक। यह है भारत सरकार का अक्षय ऊर्जा लक्ष्य। फिर बात करेंगे गोवा में बने पालन केंद्र, मत्स्य पालन केंद्र, यानी मछलियों का जो मत्स्य पालन होता है उससे रिलेटेड एक केंद्र बनाया जाएगा गोवा में, और इसकी घोषणा की अभी हमारे केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि गोवा में कितने रुपए निवेश किए जाएंगे इस मत्स्य पालन के लिए? तो इन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपए गोवा में इस केंद्र बनाने के लिए निवेश किए जाएंगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गोवा के अगर सीएम की बात करेंगे तो कौन है? गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। इसके अलावा गोवा की राजधानी पणजी है, ये तो आप सभी जानते हैं। गोवा में जो करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा बन गया, यानी इसने अपने सभी घरों में 100% नल से जल पहुंचाने का काम। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगली बात करेंगे, अगली हेडिंग की तरफ। इंस्टीट्यूट बनने वाला है नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा। ओके, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा कहाँ बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है बिहार की जगह है बोध गया, यहाँ पे बनेगा नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा। फिर एक बुक की बात करते हैं, हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये देखिए पिक में आपको नजर आ रहा है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत साहब इसको क्या कर रहे हैं? विमोचन कर रहे हैं, इसका लॉन्च कर रहे हैं इसको। और लेकिन इसने इस बुक को लिखा किसने है? तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर सज्जन पोसवाल ने इस बुक को लिखा है। ओके, हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। आगे देखेंगे तो ग्लोबल एमबीए रैंकिंग पहली बात 2021 में जो जारी हुई, उसमें टॉप 100 में भारत के कितने कॉलेज हैं? 5 कॉलेज हैं। ओके, इतनी बात पता चल गई। इसको जारी कौन करता है? तो आपको पता रखना है, इसको जारी करता है फाइनेंशियल टाइम्स। ये संस्था है जो इसको जारी करती है। भारत के कौन कौन से कॉलेज हैं जो इसमें प्रमुख रहे? टॉप 5 कौन कौन से रहे पे? एक है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ओके, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 35वीं रैंक जिसने हासिल की है वो है आईआईएम बेंगलुरु। और इसके बाद 44वीं रैंक जिसने हासिल की है वो है आईआईएम कोलकाता। थर्ड पे फिर यहाँ पे 48 के आया है आईआईएम अहमदाबाद, और लास्ट में 94th रैंक पे है आईआईएम इंदौर। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम अहमदाबाद और इंदौर। फिर बात करेंगे कू ऐप। देखिए अभी 3 ऐप हैं, एक तो कू ऐप हो गया, एक जोहो ऐप है, जोहो, और एक ऐप है चिंगारी, है ना। तो इन तीनों ऐप मिलके एक चैलेंज जीता है भारत सरकार का, और वो चैलेंज कौन सा है? तो आपको पता रखना है आत्मनिर्भर ऐप, यहां मैं लिख देता हूं, आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो ये बात आपको पता रखनी है कि ये 3 ऐप हैं जिन्होंने ये जीता है। एक तो कू ऐप है, एक जोहो और एक चिंगारी ऐप, ठीक है। तो अगर कू ऐप की हम बात करते हैं, कू ऐप की, तो कू ऐप क्या है? एक ट्विटर का इंडियन वर्जन समझ लो, यानी जिस तरह से हम ट्विटर यूज करते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में अच्छी अच्छी बातें बोल दें, या किसी की आलोचना करनी हो तो शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा बड़ा कुछ लिख नहीं सकते अपन उसमें। तो ऐसा ही एक ऐप भारत का बना है, मतलब में भारत में बना है कू ऐप, जिसमें हमारे बहुत सारे मंत्री ने अपना क्या किया है, अकाउंट उसमें ओपन किया है, यानी अब वो उसको यूज करेंगे ना कि ट्विटर को, या ट्विटर के साथ साथ वो कू ऐप को भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो कू ऐप के संस्थापक कौन है आपसे पूछा जा सकता है, तो 2 पर्सन का नाम आपको ध्यान रखना है, अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक में राधाकृष्ण और मयंक विदावत इन लोगों ने क्या बनाया है?
कू ऐप को बनाया है। तो आपसे अगर पूछे कि कू ऐप के संस्थापक कौन है, तो आपको इन दोनों का नाम पता होना चाहिए। जोहो और चिंगारी ऐप क्या है? हम सबने पता है कि टिकटॉक चला था, एक चाइनीज ऐप है टिकटॉक ऐप। फिर बात करेंगे IIHM यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो इन्होंने अभी एक यंग शेफ ओलंपियाड का आयोजन किया, जिसमें इन्होंने 2021 के लिए विश्व का सबसे यंग शेफ, सबसे बेस्ट यंग शेफ चुना। तो इसका आयोजन पहली बार आयोजन कहाँ हो गया? कोलकाता में आयोजन हो गया। इसके अलावा इसकी जो गोल्ड ट्रॉफी मिली, गोल्ड, वो किसे चुना गया? तो गोल्ड ट्रॉफी मिली ली मान की को, ली मान की। और ये है अब 2021 के लिए, 2021 के लिए बेस्ट यंग शेफ, बेस्ट यंग शेफ। ओके। और ये जल चौपाल की बात करते हैं अपन। जल चौपाल कहाँ बना है, क्या है? देखिए, जल संरक्षण के लिए, पहली बात जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण हेतु हर गांव में बनेगा चौपाल, बनेगा हर गांव में। क्या भारत के में? क्या नहीं, बिहार के हर गांव में। यानी ये जो शुरू की है जल चौपाल कार्यक्रम, ये किसने शुरू किया है? बिहार सरकार ने। और हर गांव में एक जल चौपाल बनेगा ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। ओके। किस योजना के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है? तो बिहार सरकार की एक योजना है, आप ध्यान रखेंगे, वो योजना है 7 निश्चय पार्ट 2, 7 निश्चय पार्ट 2। बिहार सरकार ने क्या किया है? 7 निश्चय किए हैं कि इन इन क्षेत्रों में हमें क्या करना है, बिहार को तरक्की याफ्ता बनाना है, बिहार को डेवलप्ड बनाना है। और 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत बिहार के हर गांव में क्या खोला जाएगा? एक जल चौपाल की स्थापना की जाएगी जल संरक्षण के लिए। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। अगर बिहार की बात करें तो गवर्नर फागू चौहान है। और सीएम तो हम सब जानते हैं नीतीश कुमार, यहाँ के सीएम है फागू चौहान और नीतीश कुमार। ओके। मिशन शक्ति अभियान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया अभियान है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस अभियान का मेन मकसद क्या है? महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ओके। ये है इनका मकसद। और कहां से किस सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे बात करेंगे अगली हेडिंग की तरफ, बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड 2021। तो बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड, एग्री स्टार्टअप अवार्ड आपको दिख रहा है, एग्री का मतलब हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। तो ये अवार्ड किसको मिला 2021 का? ये नाम आपको ध्यान रखना है, बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को। पहली बात ये हो गई। दिया किसने, किसके द्वारा ये दिया गया? तो ये दिया गया है फिक्की के द्वारा। ओके। फिक्की के द्वारा ये दिया गया है, इतनी बात आपको पता रखनी है, भूलना नहीं है। फिक्की का अगर पूरे फुल फॉर्म की हम बात करें तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ, ये है फिक्की का फुल फॉर्म। स्थापना कब हुई थी? 1927 में स्थापना हो गई थी। इसके अलावा तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला है 14th INCA इंटरनेशनल कांग्रेस। तो INCA क्या है, पहले इसको समझिए। इंडियन नेशनल ग्राफिक एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन। ओके। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ कोलकाता। आयोजन किया किसने? आयोजन करने वाली संस्था को आप ध्यान रखोगे शॉर्ट में नाटमो के नाम से। और नाटमो क्या हो गया? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक, एटलस एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन।
नाटमो के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन। कार्टोग्राफिक किसको कहते हैं? जो मैपिंग बनाई की जाती है ना, नक्शे बनाए जाते हैं, मैप बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं कार्टोग्राफी। तो अब इसका एक थीम भी था, थीम भी आप लोग याद रखोगे, डिजिटल मैपिंग इनोवेशन। डिजिटल मैपिंग इनोवेशन। डिजिटल मैपिंग इनोवेशंस इन इंडिया, इन मेक इंडिया, मेक इंडिया इनिशिएटिव्स। फिर आखिर में इसमें बात करेंगे, इस स्लाइड की लास्ट हेडिंग है थॉमस हुआ। ये पिक में आपको पर्सनैलिटी नजर आ रही है थॉमस जयराज की। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? तो ये प्रख्यात प्रख्यात बाल अधिकार कार्यकर्ता थे। बाल अधिकार कार्यकर्ता थे। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है, मोस्ट पर्सनैलिटी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो भूलनी नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक संस्था की भी स्थापना की थी, और वो स्थापना की थी इन्होंने एक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एंड डेवलपमेंट। ओके, तो सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एंड डेवलपमेंट की स्थापना किसने की थी? श्री थॉमस जयराज ने, जिनका भी निधन हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगली बात करेंगे अपने अगले अवार्ड की, एक विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है किसको? यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं रंगनाथ पठारे साहब को। कौन है ये मराठी लेखक हैं, मराठी लेखक। ओके, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो महाराष्ट्र सरकार का जो मराठी भाषा विभाग है, मराठी भाषा विभाग, इसके द्वारा दिया जाता है विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो? इसका जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? इसमें मिलता है आपको 5 लाख रुपए, एक स्मृति चिन्ह, और एक मिलेगा आपको प्रशस्ति पत्र। ओके, तो इस बार किसे मिला है? श्री रंगनाथ पठारे को, जो कौन है? एक मराठी लेखक हैं। फिर बात करते हैं फर्स्ट इंडिया टॉय फेयर 2021, यानी भारत का खिलौना मेला, कब से कब तक? तो डेट नहीं भूलनी है आपको, 27 फरवरी से 2 मार्च तक। और कहाँ लगेगा ये? तो आपको ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, भारत को मेक इन इंडिया के तहत ये सारे काम, ताकि हमारे भारत में ही इनकी डिमांड भी हो और इन्हें बढ़ावा मिले। तो फर्स्ट इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन होगा 27 फेब से 2 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर। ठीक है, अगली बात करते हैं भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। तो डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर को, असल में अलग से सीएनजी नहीं बनाया गया है, डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर को किसमें तब्दील किया गया है? सीएनजी में। और ये तब्दील करने वाले कौन सी 2 संस्थाएं हैं? एक तो है रावमर टेक्नो सॉल्यूशंस, ठीक है, और दूसरी एक और कंपनी है टोमासेटो अचीले इंडिया। टोमासेटो अचीले इंडिया, ये दोनों, इन दोनों ने मिलके एक डीजल ट्रैक्टर को क्या किसमें तब्दील किया? सीएनजी ट्रैक्टर में। और इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, और वो कौन है? आप सबको पता है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नागपुर है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर बात करेंगे मीठी क्रांति की। तो देखिए, हमारे भारत सरकार का एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन 2021-22 के लिए, इसको कितना 2000 मतलब में 3 तक 3 वर्षों के लिए बजट में जो आवंटन किया गया है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए इसको आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी
पालन एवं शहद मिशन को। तो अगर आपसे पूछे कि मीठी क्रांति किससे रिलेटेड है, तो शहद की उत्पादकता से रिलेटेड है। ओके, और मीठी क्रांति का मेन मकसद यही है, शहद के उसके उत्पादन को बढ़ाना, यही है इसका मेन मकसद। मीठी क्रांति किससे रिलेटेड हो गई? शहद उत्पादन से। ओके, और 2000 वर्षों के लिए आप ध्यान रखो, अगले 3 वर्षों के लिए हमारी सरकार ने इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए? 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। फिर सेकंड भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कब से कब तक हुआ? नहीं होगा। और कब से कब तक होगा? 2 से 4 मार्च तक ऑनलाइन होगा, आप सबको पता रखना है, ऑनलाइन होगा। और इसका तो हम ये तो कह नहीं सकते कि इस पर्टिकुलर जगह पे होगा, है ना, ऑनलाइन होगा। लेकिन आप फिर जब जगह हमें नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, तो क्या पूछेगा कि आयोजन कौन करवा रहा है? तो आयोजन करवाने वाला मंत्रालय है पत्तन, वहन एवं जल मार्ग मंत्रालय, तो पता होनी चाहिए। फिर बात करेंगे डकैतों का म्यूजियम कहां बन रहा है। डकैतों का म्यूजियम बन रहा है भिंड, मध्य प्रदेश के अंदर। डकैतों का हम सब जानते हैं कि चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है वो पहले डकैतों के लिए, चंबल के डाकुओं के लिए बहुत फेमस होता था। तो उसी एरिया में भिंड नामक जगह पे अब एक म्यूजियम बनेगा। तो आपको लगेगा ये कि यहाँ पे डकैतों की शान को बड़ा चढ़ा के बताया जाएगा। जी नहीं, यहाँ पे क्या है, हमारी पुलिस का जो बलिदान दिए गए हैं उन बलिदानों को दर्शाया जाएगा, उनके बलिदान को वहां पे महत्व दिया जाएगा। तो डकैतों का म्यूजियम कहां बन रहा है, आपको ध्यान रखना है भिंड में। और भिंड कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ओके, आगे बात करेंगे अगली हेडिंग की, दिव्य दृष्टि। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिव्य दृष्टि क्या है? तो दिव्य दृष्टि इंडियन आर्मी का, हमारी इंडियन आर्मी का पूरा नाम अगर मैं इसका लिखूं तो इंडियन आर्मी नेशनल सेमिनार कम वेबिनार। सेमिनार भी था ये और वेबिनार भी, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हुआ और कुछ तरह से क्लाइंट्स के मुताबिक ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हुआ। तो दिव्य दृष्टि नाम रखा गया किसका? ये आपको ध्यान रखना है, हमारी इंडियन आर्मी का सेमिनार कम वेबिनार। अगर हिंदी में कहोगे तो संगोष्ठी सह वेबिनार, है ना, ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हो। वे है यहाँ पे वेबिनार, वेबिनार। ओके, तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हो, चीजें ये भी याद रखने की है। तो दिव्य दृष्टि क्या है? भारतीय सेना का सेमिनार कम वेबिनार है। और इसके बारे में और क्या याद रखा जा सकता है? इसका आयोजन किसने करवाया? तो इसका आयोजन कराने वाली संस्था का नाम है, कराने वाली जगह का नाम है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर, वॉरफेयर स्टडीज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लोज, CLAWS। तो अगर आपको एग्जाम में ये भी पूछता है कि क्लोज का फुल फॉर्म बताइए, तो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, जिसने आयोजन करवाया दिव्य दृष्टि 2021 का। और दिव्य दृष्टि क्या है? एक सेमिनार कम वेबिनार है हमारी इंडियन नेशनल आर्मी का। ओके, इसके अलावा इस बार इसकी एक थीम भी थी। थीम क्या थी? सेंटर फॉर लैंड, सॉरी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, संघर्षों का भविष्य, संघर्षों का भविष्य की थीम आपको ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। फिर बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 कौन चुनी गई? तो नाम आपको ध्यान रखना है, मानसा वाराणसी जो चुनी गई है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। और ये भी आपको पता रखना है कि ये कहां से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है तेलंगाना से। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ओके, तो ये बात आपको पता रखनी है। फिर एक बुक की बात करते हैं, अनफिनिश्ड, यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे ये बुक आपको नजर आ रही है अनफिनिश्ड, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। ओके, इतनी बात हो गई, आगे बढ़ेंगे। वित्तीय साक्षरता सप्ताह। वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है हमारे देश में लोगों को वित्त से, यानी बैंकिंग से जो लेन देन होता है, लोन वगैरह लेने के बारे में उनको
साक्षर बनाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए कि किस प्रकार हम लोन ले सकते हैं, किस प्रकार आप चीजों को सेटल कर सकते हो बैंक के द्वारा। तो ये मनाया जाता है आरबीआई के द्वारा। पहली बात, किसके द्वारा मनाया जाता है? आरबीआई के द्वारा। तो इस बार कब तक मनाया जाएगा? तो 8 फरवरी से 12 फरवरी तक ये मनाया गया। ओके, फिर अगर इसकी थीम की बात करेंगे हम, तो इसकी थीम क्या है? क्रेडिट डिसिप्लिन, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ओके, क्या हो गया? क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आरबीआई के द्वारा मनाया जाता है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। थीम आपको बता दी, कब से कब तक हुआ ये बता दिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, इसके अलावा अगर गवर्नर की बात करेंगे तो तो राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? आपको पता रखना है, नाम पता रखना है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष। और इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने लिया गुलाम नबी आजाद का स्थान। आजाद का स्थान, जिनका टेन्योर अभी खत्म हो चुका है। वो अब राज्यसभा से क्या हो चुके हैं? रिटायर तो नहीं, लेकिन उनका जो टेन्योर होता है 6 साल का राज्यसभा का मेंबर का, वो अब क्या हुआ? खत्म हो गया। तो अब कांग्रेस ने किसको बनाया नेता प्रतिपक्ष? कांग्रेस ने बनाया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है, किसी ना किसी एग्जाम में ये आ ही जाएगा। ओके, कहां से बिलोंग करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? तो आपको पता रखना है कर्नाटक से आप बिलोंग करते हैं। ओके, फिर बात करेंगे जम्मू कश्मीर ने एक समझौता किया है यूके स्पेस एजेंसी के साथ। यूके की जो स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष संस्थान है, किसकी? यूनाइटेड किंगडम की, उसके साथ समझौता किया है हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज ने। और वो क्यों किया है? ताकि बाढ़ से जो नुकसान होता है, बाढ़ से नुकसान का पूर्वानुमान लगा लेने के लिए, जो बाढ़ से नुकसान होने का अनुमान होता है कि इतना नुकसान हो जाएगा अगर बाढ़ आएगी, तो उससे पूर्वानुमान के लिए, तो बाढ़ से नुकसान के ओके। फिर अगर बात करें अगली हेडिंग की अपनी, तो वो क्या है? अगली हेडिंग पे बढ़ेंगे। इसरो ने एक समझौता किया है, इसरो ने भी एक समझौता किया है, किसके साथ? मैप माई इंडिया के साथ। और वो क्यों किया है? क्योंकि स्वदेशी नेविगेशन सर्विस के लिए, स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए। अभी हम किसका यूज करते हैं नेविगेशन के लिए? हमें कहीं भी जाना होता है, रास्ता तलाश करना होता है, तो हम गूगल मैप्स का यूज करते हैं ना, गूगल मैप्स का। तो जब मैप माई इंडिया के साथ ये समझौता किया है कि इसरो और मैप माई इंडिया मिलके स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराएंगे भारतीय लोगों को, जिससे हमें गूगल मैप्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए इसरो ने और मैप माई इंडिया ने क्या किया है? समझौता किया है। फिर बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता रखना है, विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगली हेडिंग है सहरिया, खेरुआ तथा कथोड़ी जनजाति। ये थोड़ी सी चर्चाओं में है, और वो क्यों है? देखिए, जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार ने जो मनरेगा मनरेगा में हम सब जानते हैं, मनरेगा में गवर्नमेंट क्या करती है? 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देती है, 100 दिनों का रोजगार की गारंटी। लेकिन राजस्थान सरकार ने भी घोषणा की है कि शहर के लोगों को सिर्फ 100 दिनों की नहीं, 200 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। 200 दिनों के रोजगार की गारंटी। तो अगर आप राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये तीनों जनजातियां। इसके अलावा राजस्थान सरकार का ये कदम कि कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? 200 दिनों के रोजगार की गारंटी 3 जनजातियों के लोगों को, सहरिया, खेरुआ तथा कथोड़ी जनजाति। ओके, आगे बात करेंगे अगली हेडिंग की तरफ, और वो है तारापुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? याद रख लो, रट लो, 15 फरवरी को मनाया जाता है। क्या है तारापुर शहीद दिवस? देखिए, 15 फेब 1932 को अंग्रेजों द्वारा एक देशभक्तों की टोली पर
जो कि कुछ आंदोलन वगैरह कर रहे थे शांतिपूर्वक, उन पर क्या कर दी गई, गोलियों से उन्हें भून दिया गया, यानी गोलियां चला दी गई उन पे, अंधाधुंध गोलियां अंग्रेजों के द्वारा। और ये सब घटना कहाँ हुई, ये बिहार के मुंगेर नामक जगह पे, मुंगेर जो जिला है उसके तारापुर जगह पे ये घटना हुई, तारापुर में, है ना। इसलिए 15 फरवरी को हर साल क्या, तारापुर के जो शहीद हुए वहां पे उन लोगों को याद किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि तारापुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है, पहली बात तो 15 फेब को। इसके अलावा आपसे ये पूछ ले कि तारापुर कहाँ पे है, अगर जिले का नाम दे दे, स्टेट का नाम दे देता है, तो बिहार स्टेट ये है। ओके, इतनी बात आप ध्यान रखोगे। फिर बात करते हैं युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A की। यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको अर्जुन, ये है हमारा भारतीय सेना का युद्धक टैंक है। एक तरह से पूछा ये जाता है कि इसको डेवलप किसने किया है, इसको विकसित किसने किया है, इसको बनाया किसने है, तो इसको जो बनाया है वो बनाया है DRDO ने। ओके, इतनी बात ध्यान रहेगी। इटली के नए प्रधानमंत्री बने, कुछ टाइम पहले ये मतलब में ये बात की थी कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कोविड-19 की सिचुएशंस नहीं सुधरने के कारण क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो अब इस्तीफा देने के बाद अब नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इटली में नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं और उनका नाम क्या है, मारियो ड्रागी उनका नाम है। चलिए, आज अभी तक एक क्वेश्चन आपसे नहीं किया है मैंने, तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं कि बताइए इटली के जिन प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, अब लास्ट हेडिंग की हम बात करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई, कब मनाई गई, 12 फेब को। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की आने वाले एग्जाम में वो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो पहली बात, किस चीज की इन्होंने स्थापना की थी, कौन से समाज की, तो आप ध्यान रखोगे आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ओके, फिर इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक, वैसे तो अगर देखा जाए तो इन्होंने 60 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन एक बहुत ज्यादा एग्जाम में जो पूछी जाती है वो पुस्तक आप ध्यान रखोगे सत्यार्थ प्रकाश। ये पुस्तक इनकी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको पता रखना है। अगर जन्म जयंती 12 फेब को मनाई गई, पैदा कब हुए थे, कब जन्म हुआ था इनका, तो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इतनी बातें हुई हमारे आज के करंट सेशन में, जो हमने पिछले 3 दिनों की सारी चीजों को कवर करते हुए की। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। कुछ एक ही क्वेश्चन किया गया है आज, और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब उसका आंसर करेंगे। दोस्तों में शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं। देखिए, ये हमारी शुरुआत है, तो शुरुआत में आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है, प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है एकेडमिया क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, और फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि यूट्यूब पे मिलता है। तो अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको फायदा ही होने वाला है, आपको कोई नुकसान यहाँ से नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो फेसबुक पे हमें एकेडमिया क्लासेस के नाम से, वहां पे आपको सारे लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाती है। अगर सेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो एकेडमिया क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इन दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो कैसा लगा आपका आज का सेशन, जरूर बताइएगा कमेंट करके। यहीं पे खत्म करेंगे हमारे आज के सेशन को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।